सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। जी सर, क्या अपडेट है? नई चीजें क्या सामने आ रही जंग के हवाले से? मुबारक साहब, एक बात नोट करें और आपके व्यूअर्स के लिए भी एक स्पेशल न्यूज है कि देखें, तल अवीव के ऊपर लाखों काले कौवे घूम रहे हैं और कोई भी इंसान बाहर जो निकलता है, मैंने देखा है एक वीडियो में, एक प्रोग्राम में, वो कौवे उसके पीछे लगते हैं बंदे के, और वो जमीन पे लेट जाता है, दौड़ता है, छुपता है। और एक खास चीज जो नोट की गई है कि एक कौवा इसराइल का झंडा जो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ था, उसके ऊपर वो कौवा आता है, बैठता है और उसका झंडा जो अपने वो चोंच से पूरा निकाल के जमीन पे फेंकता है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। वो कौवा भी बड़ा पावरफुल किस्म का कौवा था। और अक्सर ये जो तबाही उन्होंने दिखाई है इसराइल की, खास कर तल अवीव और हैफा की, वो आप यकीन करें कि ऐसे ही है कि आप गजा की जब तबाही देखते हैं तो ये जो इसराइल की मॉडर्न तबाही हुई है, उनकी मॉडर्न बिल्डिंग्स और सब कुछ, तो अल्लाह ताला से आदमी तौबा करता है। ये इतनी बड़ी तबाही ईरान ने की है, ये किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं की, जो कि बार बार ईरानी कह रहे हैं कि हमारी किसी मुसलमान ने मदद नहीं की। ये उन्होंने खुद अपनी बका के लिए जंग लड़ी है। अब देखें कि एक जनरल, 4 स्टार जनरल, रिटायर्ड अमेरिका का, जो कि अफगानिस्तान, इराक और बड़ी बड़ी जगह वो लड़ता रहा, उसने बयान दिया अभी कि ये ट्रम्प जो है ये पागल है और इसने अमेरिका की बदनामी करवाई है, बहुत बड़ी बदनामी। ईरान कमजोर मुल्क नहीं था, इसकी गलत जो सोच थी इसराइल के साथ मिलके, और इसराइल इसने अटैक किया, गलत किया ईरान के ऊपर। कोई इसका हक नहीं था, क्योंकि उस उनके पास कोई एटमी बम होने का सबूत नहीं था, और इसने वो काम किया जो को कर नहीं सकता था। और आज पूरे अमेरिका के अंदर एक 4 स्टार जनरल बयान दे रहा है, जो कि बहुत मशहूर आदमी है वो, और उसने बोला कि इसने वो काम किया जो हमारी बदनामी हुई है। चाइनीज और रशियन मिल के हमें बिल्कुल उसी तरह हरवाना चाहते हैं जिस तरह वियतनाम में दोनों मिले थे और अमेरिका की लाखों फौज वहां से भागी थी और हजारों बंदे मरवाए थे और जहाज तबाह हुए थे। आज चाइना रशिया मिल के ईरान के अंदर अमेरिका को उसी तरह मरवाना चाहते हैं, बल्कि ऐसी मरवाना चाहते हैं कभी मॉडर्न जमाने में, ताकि अमेरिका जो है वो दोबारा किसी भी मुल्क के ऊपर जुर्रत न कर सके। ये कैसी चीजें डेवलप हो रही है मुबारक साहब। ये पाकिस्तानी जो अपने आप को चापलूसी करने की और झुकने की और फ्रॉड करने की, धोखेबाजी करने की मास्टर है, अभी जो हुकूमत कर रहे हैं, तो इन्होंने ट्रम्प के साथ कैसे रिश्तेदारी जगाई? ट्रम्प जो दुनिया के साथ ये कर रहा है तो इसके साथ कैसे जगह? चूंकि इनको पता है हम पाकिस्तान में ऐसा कर रहे हैं, हर बंदे को बोलता नहीं है जेल में, औरतें मर्द बच्चे बूढ़ों को मरवाया उन्होंने, तो वही ट्रम्प कर रहे हैं आज ईरान वालों के साथ। उस जनरल ने कहा कि ईरान को कोई ताकत नहीं हरा सकती, ये मेरा बयान है, और अभी फौरन ट्रम्प इमीडिएटली खत्म कर दे जंग, फौरन अलहदा हो जाए, बिल्कुल ना बोले जीत गया हूं, बिल्कुल ना बोले हार गया हूं, चुप करके भाग जाए वहां से, तो हमारी इज्जत बच जाएगी। क्योंकि ईरानी कौम वो और किसी मुल्क की कौम नहीं है जो पैसों में आ जाएगी, लालच में आ जाएगी, अफगानियों की तरह जहाज में बैठ के हम बाहर जाएंगे तो वहां नेशनलिटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम आज जो 8-10 हजार साल से वहां मौजूद है, उनका एक एक बच्चा अपना मुल्क के ऊपर मर जाएगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। ये ट्रम्प को पता नहीं था, तो मेरी राय है ट्रम्प को कि फौरन इमीडिएटली जंग बंद कर दे। अच्छा जी, एक दो खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि 500 के करीब अमेरिकन फौजी ईरान के उस जगह पे हमला करना चाह रहे थे जहाँ पे शिप रोके हुए, लेकिन ईरानी फौज ने ऐसा खतरनाक वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं या क्या किया। उनमें से बताया तो ये जा रहा है कि कई जान की बाजी हार गए हैं, जख्मी हैं, और वहाँ पे खलबली मची हुई है, भाग दौड़ गई है। और दूसरी कि ट्रम्प के खिलाफ दुनिया जो है सड़कों पे आ रही है। सर ये बताइए कि अमेरिकन भी सड़कों पे आ रहे हैं और दुनिया के दूसरे ममालिक से भी ये खबरें हैं, तो ट्रम्प क्या इसके बारे में करेगा? अक्सर ये सही बोला आपने, बोला कि ये 500-600 बंदे इनके मारे गए हैं। जनरल ने भी इसने हिंट दिया कि अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ है, फौज का, नेवी का और एयर का। बेशक उसने बोला कि जहाजों से तुम किसी की हुकूमत चयन नहीं कर सकते, तुम कोई क्या कहते हैं उनका उनकी जो आजादी उसको खत्म नहीं कर सकते,
तुम जहाजों से जंग नहीं जीत सकते, लेकिन ईरानियों ने जो काम करके तुम्हें दिखा दिया दुनिया के लिए सबक है। और एक और बात उसने बोली है कि ईरान आज वेस्ट एशिया में सुपर ताकत बन के निकला है। ये देखिए, फोर स्टार जनरल अमेरिका का कह रहा है वेस्ट एशिया में ईरान सुपर ताकत बन के निकला है, और ये बड़ी बड़ी दुनिया को मजबूर करेगा कि तुम हमारे सामने सरेंडर करो। आपकी ये सही बात है कि पूरी दुनिया में और अमेरिका के हर शहर में ट्रंप के खिलाफ बड़े बड़े जुलूस निकले, और उन्होंने बोला कि इसके इम्पीचमेंट करो, इस सदर को हटाओ इधर से, ये कोई सदर नहीं अमेरिका का, ये पता नहीं किसने इसको बना दिया है। तो ये सारी चीजें जो है ये नालायकी का एक सबूत था जो अमेरिका के सदर जो फोर स्टार जनरल ने बोला, उसने बोला। और ये वो जिस प्रोग्राम में बात कर रहा था वो कह रहा था शायद ये नेक्स्ट टाइम ये सदर के लिए अप्लाई कर दे कि मैं सदर बनना चाहता हूँ, ये बन भी जाएगा, क्योंकि उसने ऐसी बातें की हैं वफाक साहब के बंदा हैरान हो जाता है। अब ये देखें कि जो अशर हुआ है वहां पे इसराइल का और ईरान ने किया है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। आपके पास 56 मुल्क नहीं कर सकते थे जो खुद अकेले ईरान ने किया है। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी गेम डाली गई है, उसमें कामयाबी होती या नहीं होती, ये जो अरब ममालिक हैं उनके ऊपर हमले जारी हैं। अमेरिका शरारतन वहाँ से ईरान के ऊपर हमले करता है या इसराइल करता है, जो भी है, लेकिन जो अंदर एक कहानी चल रही है वो थोड़ी सी बता देते हैं। अरब ममालिक को तबाह करना चाहता है इसराइल, और वो देखे बदकिस्मती कि मुसलमान आपस में मुसलमानों पे हमले करके इसी तरह तबाह करेंगे, और ये सारी साजिश थी इनकी कि ये मुकम्मल कब्जा किया जाएगा अरब कंट्रियों पे। आपको भी पता है कि इसराइल ने कई दफ़ा इस पे उसके वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत भी की थी। बिल्कुल, आप देखें ग्रेटर जो इसराइल का जो नारा इस नेतन्याहू ने बोला था, उसका मतलब ही ये था कि इतना मारो जैसे गजा को मारा है, तो वो कर दो, कब्जा कर लो। आप देखें लेबनान में इसने क्या किया, आज से लेके हमेशा उसको मार तबाह किया। फिर आप शाम को देखें खामोश कर दिया उन्होंने। इराक को कितना मरवाया इन्होंने। इराक के पास सदाम को कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पागल आदमी था, वो खर दिमाग का इंसान था। जिस तरह के एक आदमी ने अमेरिका के बड़े तबसरा नगार ने बोला कि आज दो बंदे जो है वो दुनिया में अपने आप को खुद मरवा रहे हैं, ये जो अमेरिका का सदर है और ये जो यूक्रेन का सदर है। वो अपने मुल्क को मरवा के अमेरिका को खुश कर रहे हैं, ये अपने मुल्क को मरवा के और अपनी खुशी के लिए कि शायद तीसरी टर्म मुझे मिल जाएगी, जबकि इसको लोग रहने ही नहीं देंगे, अभी इसको हटा देंगे। पूरा अमेरिका इसके खिलाफ हो गया। तो ये जो उसका ख्वाब था कि ग्रेटर इसराइल, उसका मतलब ये है कि इनको इतना मरवाओ खत्म ही हो जाए, फिर ये भीख मांगने के काबुल हो जाए, तो फिर हम कब्जा कर लेंगे। कब्जा नेचुरली इसराइल खुद नहीं कर सकता, वो अमेरिका के साथ प्लान बना के करेगा। तो अमेरिका के साथ उसको एक सदर मिल गया जो इस तरह की बातें उसकी मान रहा है, और आज उसने अपने आप को बहुत बड़ी एक आप कहें कि एम्बेरसमेंट में आ गया अमेरिका का सदर। और फ्रस्ट्रेशन में उसने बोला कि एक ऐसा मुल्क जो किसी के ऊपर भी आज तक ईरान ने हमला नहीं किया, किसी के ऊपर भी, उसको जाके इन्होंने मारा जाके, और जहाजों से मारा, बच्चे बूढ़े, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, अस्पताल। अच्छा सर, कल अमेरिका के सदर का बयान इस वक्त सोशल मीडिया पे, मैंने वैसे कल उस पर बात की थी, उसने जो वली अहद है उसके बारे में एक बयान दिया कि वो मेरे तलवे चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, और बड़ी इंसल्ट की जो अरब आने वाला बादशाह सऊदी अरब का। क्या कहते हैं कि ये जलालत ये अरबों के मुकद्दर में क्यों लिखी हुई है? क्योंकि ये साहब ये जैसे आपने भी कल कहा था, ये वो लोग थे जो इसका हक नहीं रखते थे। ये सारे जो थे ये बुद्धू टाइप लोग थे, और अंग्रेजों के जमाने में उनसे मिलाप करके तो इन्होंने खिलाफत उस्मानिया को उठवाया और खुद बादशाह बन गए। अभी लेकिन आम आदमी, आम लोग, बुद्धू, चोर, डाकू, वो बादशाह बन गए। उस वक्त से लेके बादशाह 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 तो आज तक बादशाह है। ट्रंप ने, साहब आपको याद होगा जब पहली दफा सऊदी अरब आया था, जब $1 ट्रिलियन इन्होंने इसको दिए थे, तो उसने बोला था कि देखो, उसने अलग बात की थी कि सऊदिया हमारी सपोर्ट के बगैर एक हफ्ता भी नहीं चल सकता। बिल्कुल, मतलब कि ये जो हुकूमत है इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं तो ये चल रही है, जिस दिन हम इसके खिलाफ हो जाएंगे तो अमेरिका के लिए इनको मरवाना या इनको हटवाना सेकंड का काम है। तो ये जो हमें पता नहीं था, मैं तो साथ जानकारी से कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये जितने बेसिस हैं अमेरिका के इन अरब मुल्कों में, ये इन्होंने पैसा दे के खुलवाए हुए थे। मैं ये सोच रहा था अमेरिका बड़ी ताकत है, सुपर ताकत है, दुनिया में बड़े बड़े उसके बेसिस हैं, यहाँ भी उसने बेसिस रखे हुए हैं। तो ये अब जाहिर हो गया है कि $1 ट्रिलियन दे के भी
وہ اپنے آپ کو نہیں بچوا سکے, بلین ڈالر دے کے امریکہ کو. اچھا سر یہ بتائیے آخر پہ کہ یوکرائن کا صدر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتا ہم آپ کو ڈیفنس سسٹم دیں گے, اپنے ملک کا بیڑا گرک کرا رہی ہے, تو اب سعودی عرب سے کیا وہ پہلے یہاں سے پیسے کھینچتا رہا یورپ سے, اب وہ عرب کنٹریوں کے پیچھے پڑ گیا کہ پیسے وہاں سے کھینچے جائے. یہ دیکھیں کہ وہ ملک جیسے ایک بہت بڑے انالسٹ نے بولا کہ یہ دو بندے جو ہیں اپنے ملکوں کو تباہ کروا رہے ہیں, اور یہ جو یوکرین کے صدر ہے اور یہ جو ٹرمپ ہے, تو یہ یوکرین کے صدر کے پہلے یہ پوچھے اس کے حالات کیا ہیں وہاں پہ. مار مار کے رشین اس کا کچومن نکال دیا ہے, کچھ بچا نہیں ہے. ابھی رشین پھر اس کے خلاف ہو گئے کہ اچھا تو اور بھی, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایران کے میزائل رشیا لے کے یوکرین کے اوپر مار رہا ہے بہت پہلے سے, پہلے دن سے. ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ چلو میں عربوں کو دیتا ہوں میزائل, یہ جو ڈرون ہوتے ہیں بنا کے, تو ہم بولیں کہ تم ایران کو مارو. اصل میں تو ایران اس کا دشمن ہے, اور چائنیز جو رشین کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ چائنا اور رشیا ایسی جنگ کروا رہے ہیں ایران سے اور اس کو پورا سپورٹ دے رہے ہیں, وہ ویتنام سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ناکامی ہے وہ امریکہ کو یہاں مڈل ایسٹ میں کروانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ سر. جی میم. ناظرین بدقسمتی مسلمانوں کو ہوش نہیں آ رہی, اور کئی مذہبی رہنما اس وقت مشورے بھی دے رہے ہیں مسلمانوں کو, اور بتا رہے ہیں کہ آج بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, یہ نہ ہو کہ ایک ایک کو کر کے تباہ کر دیا جائے اور بعد میں آپ بھیک مانگتے رہو. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین سوشل میڈیا نے کئی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں, اور اگر سوشل میڈیا نہ تو آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں. لالیاں میں ابھی ہمارے بیورو چیف ہیں پاکستان سے, وہ بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے. جی سر. تحصیل ہیڈ کوارٹر میں 2 روز قبل ایکس رے ڈپارٹمنٹ کے جو عملہ ہے انہوں نے چھوٹی عمر کی جو بچیاں تھیں جن کی عمر 6 سے 9 سال کی بتائی جاتی ہے, ان کی قمیض اتروا کر تو ایکس رے کرنے کا کہا گیا. تو وہاں پر ان کی ویڈیو بنا کر تو سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی, جس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر لالیہ نے انس سعید صاحب نے فوری طور پہ نوٹس لیا اور لیبارٹری ٹیکنیشین کے سارا عملہ اور اس کے انچارج کو فل فور معطل کر دیا اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا. اور انہوں نے کہا یہ کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے کہ چھوٹی عمر کی جو بچیاں ہیں ان کی قمیض اتروا کر تو ایکس رے کیا جائے, تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ انکوائری میں قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف قانونی طور پہ بھی چارج بھی کی جائے گی. لیکن یہاں پہ سادہ سا سوال ہے کہ کیا ان لوگوں میں شعور نہیں, سمجھ نہیں, عقل نہیں؟ ویسے تو سارا دن وہاں پہ کہتے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ اسلام کے مطابق زندگی گزاری جا رہی تھی, لیکن اس طرح کے معاملات کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ آج تک تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ایکس رے کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو, مرد یا خواتین کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ قمیض اتار کر وہاں پر ایکس رے کریں. یہ ایک بیدار روی کی بات ہے. ان لوگوں کا ایک دماغ جو ہے وہ بالکل الٹ چیز ہے, اور عجیب سی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے اور نہ ہی اپنے ایمان کے ساتھ مخلص ہے. اور چھوٹی عمر کی جو بچیاں ہیں 8 سے 9 سال کی, ان کی قمیض اتروا کر ایکس رے کرنے کا یہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا, اور کون سی ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ جو ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا. تو ان کو خود بھی خیال ہونا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے کہ چلو لوگ تو کچھ نہیں دیکھتے, ہمیں خدا اوپر سے دیکھ رہا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا کہ ہم یہاں پہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کر رہے ہیں. نہ ہی تو ہمارے مذہب اس چیز کی اجازت ہے, نہ ہمیں قانونی طور پہ اس چیز کا اختیار ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. لیکن ان لوگوں کی بیدار روی اور ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے یہ کام ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. بس یہ کام اچھا کہنے کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد اعلیٰ انتظامیہ فوری طور پر نوٹس لیتی ہے اور ان کو فل فور معطل کرتی ہے, گرفتار کرتی ہے. اگر یہ سوشل میڈیا پر بھی نہ جائے تو پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں جو ایسے ہوتے رہتے ہیں. اچھا, ایک واقعہ اور لاہور میں گزرا ہے, ہاسپٹل کی ویڈیو چل رہی ہے, 2 جگہ پہ آپریشن ہو رہا ہے اور بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے. کچھ ڈاکٹر ادھر لگے ہوئے ہیں, کچھ ادھر لگے ہوئے, اور لوگوں کی جانوں سے کھیلا ہے. وہ سب کو معطل کر دیا گیا ہے ہماری اطلاع کے مطابق.
जी बिल्कुल, लेडी मेडिकल हॉस्पिटल में सी सेक्शन ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश की जा रही थी। तो वहां पर जो हमला था, उन लोगों ने ये कहा था कि जी हमारा आपस में लेडी डॉक्टर्स का मुकाबला था, और लोगों ने ये बात तस्लीम की है, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट जो पंजाब है उन्होंने फिल्म फॉर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया, और उनकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। उसमें ये कहा जा रहा था कि दो जो खवातीन है उनको या फौरी ऑपरेशन करके तो पहुंच कितनी जल्दी ऑपरेशन करके तो स्टिच करके उसको बाहर रखेगा, तो आपस में एक दूसरे के साथ बैट लगाई गई थी कि जो जल्दी ऑपरेशन करेगा तो उसको बाद में हम खाना खिलाएंगे। तो लेकिन ये इंसानी जानों के साथ एक शख्स, एक खातून जो है वो अपने बच्चे की पैदाइश के लिए वहां पर आई है। डॉक्टर तो मसीहा होता है, डॉक्टर का ये काम है कि वो उसकी खिदमत करे और उनके साथ एक अच्छा सलूक करके उसको तकलीफ से बचाए। तो बचपन इस चीज के वो बेहोश आ रही है, वहां पर प्रैक्टिस के दौरान जो है वहां पर शर्तें लगाकर ऑपरेशन कर रही है। वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस लिया और उनको सस्पेंड कर दिया। अच्छा ये बताइए, ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी जाहल हैं वहां पे, तो आम पब्लिक की क्या हालत होगी? जी बिल्कुल, आप यही ठीक कह रही है कि ये डॉक्टर हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं, बीबीएसएफ और प्रैक्टिस करने वाली ये खवातीन है, और ये एक अच्छा एक मोहतबर पेशा है, बड़ा इज्जतदार पेशा है, जिनके ये लोग हैं पढ़े लिखे हैं। तो ये इस तरह की हरकत है, ये अपने पेशे के साथ मुखलस नहीं है, ये अपने ईमान के साथ मुखलस नहीं है। किनको तो ये चाहिए कि डॉक्टर तो मसीहा होता है, और ये बड़ा इज्जतदार शोबा है, और इज्जतदार ये जो लोग होते हैं इनकी बड़ी इज्जत होती है मुआशरे में कि डॉक्टर तो होती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर कोई भी ऐसा कानून नजर नहीं आ रहा कि हर बंदा अपनी मर्जी के साथ अपनी मर्जी कर रहा है, कोई किसी को परवाह नहीं कर रहा। इंसानियत की यहाँ पर कोई कदर और कीमत नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो कर देता है। सोशल मीडिया पे अपने आप को फेम हासिल करने के लिए वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देते हैं। चिन्योट से क्या इतला है सर? जी चिन्योट जो है वहां पर दो तीन इतलात है कि वहां पर खुली कचहरी का इनकार किया गया। सबसे पहले तो डीपीओ साहब जो है उन्होंने इससे खुली कचहरी का इनकार किया, और उन्होंने ये बाकायदा तौर पे ऐलान किया है कि यहाँ पर जो क्राइम की सिचुएशन है और लोगों को जो पुलिस से शिकायत है, उसके बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं रोजाना 10 बजे से लेकर तो 12 बजे तक रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगाऊंगा, और शहरियों के जो मसाइल है वो मैं सुनूंगा। और इसके बाद उन्होंने एक नंबर भी अपना दिया, जिसके बाद लोगों को कहा गया कि आपको किसी भी किस्म की शिकायत हो, आप मेरा देखकर मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, और मेरा ये फोन नंबर आपके पास है, आप मुझे फोन करें। और अगर आपको थाने की सतह पर या पुलिस चौकी की सतह पर किसी भी जगह पर अगर पुलिस से कोई आपको शिकायत है, तो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे बात करें, मैं आपकी ये जो इंसाफ है फिल्म फॉर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। अच्छा, इससे कोई फर्क पड़ता है? खुली कचहरी से लोगों को फायदा होता है सर? जी बिल्कुल, खुली कचहरी का फायदा ये होता है कि जो लोग पुलिस की वजह से परेशान है या पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही, तो जब ऑफिसर्स के सामने जो है वो सामने आते हैं, और तो उनकी वजह से ये होता है कि पुलिस में एक खौफ पाया जाता है कि हमारा साहब है, वो फिर संघर्ष करते हैं इसके ऊपर कि आपके ऊपर ये दरखास्त दी गई थी, FIR दी है, उसकी तफ्तीश दी, तो आपने क्यों नहीं की। तो फिर जो है वो पुलिस वालों की संघर्ष भी होती है और केस के अंदर देरी भी आती है। तो आवाम जो है वो यही सोचती है कि अगर छोटा हमला हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, तो कोई बड़ा अफसर हमारे सामने आ जाए, हमारी बात सुने, हमारी दादरसी करे, हमें इस परेशानी से निकाले। तो खुली कचहरी लगाने से लोगों के अंदर काफी जो है वो आसानी पाई जाती है और सुकून पाया जाता है कि इत्मीनान हो जाता है कि बड़े बंदे ने हमारी बात सुनी और फैसले भी अच्छे किए जाती है। और अब तक जितने भी बड़े अफसरान DPO है या RPO है, जिन लोगों ने खुली कचहरी लगाई है, उन्होंने इंसाफ के ऊपर फैसले किए हैं, मेरिट के ऊपर फैसले किए, और उनकी वजह से लोगों में खासा जो है वो एक सुकून और इत्मीनान पाया जाता है। जनाब नगर रबुआ चलते हैं, यहाँ पे क्या जनाब कौन सा हादसा पेश आ गया, थोड़ी तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, तेज रफ्तार करोला गाड़ी थी NEC 6023, जो कि बिल्कुल जो ड्राइवर था वो NEC के मुताबिक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, और शराब के नशे में धुत होने की वजह से उसने कब्रिस्तान की जो दीवार है जो बिल्कुल सड़क के साथ है वहां पर जो है उसने गाड़ी दे मारी, जिसकी वजह से जो है वो शदीद जख्मी हो गया। और गाड़ी की जब उन्होंने देखा गया तो गाड़ी से शराब की जो बोतलें हैं वो भी बरामद हुई। तो उसके बाद रामनगर पुलिस ने बरामद कार्रवाई की और उसके बाद उस ड्राइवर को जो है जख्मी हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी कि उसकी गाड़ी में इतनी ज्यादा शराब क्यों मौजूद थी और वो नशे की हालत में गाड़ी क्यों चला रहा था। लेकिन किसी की जान वगैरह तो नहीं गई वहां पे? जी नहीं, वो क्योंकि नशे की हालत में था, अगर वो किसी के साथ टकराता या किसी के साथ उसका एक्सीडेंट होता तो फिर बड़े जरूर उसकी जान चली जाती है, साथ किसी दूसरे बंदे की जान चली जाती, लेकिन वो नशे की हालत में से जोर से गाड़ी जो है दीवार के साथ टकराई, जो कब्रिस्तान की दीवार थी, तो उसकी वजह से गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, उसको भी जो है वो शदीद जख्मी हो गया। तो जिसके बाद पुलिस जो है उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हुए वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। तो जिसके बाद वहां पर जाकर गाड़ी की तलाशी, तो उसमें बहुत ज्यादा तकरीबन वो बताया जा रहा है कि 70 से 100 के करीब जो शराब की बोतलें थी वो भी बरामद हुई है, और उसको जख्मी आदमी गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दी है। सर ये बताइए कि पेट्रोल वगैरह पब्लिक को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, पेट्रोल पब्लिक को मिल रहा है, लेकिन उनके ऊपर जो तलवार है वो लटक रही है। वो यही कह रहे हैं कि 1 तारीख जो है या 30 को या 31 तारीख को पेट्रोल जो है वो तकरीबन जो आम रेट थी तो 24 रुपए का इस वक्त मिल रहा है, उसके अंदर 70 रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी जो है लोगों में पाई जा रही है, जिससे किराया में और बाकी चीजों में भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा। उसके अलावा इस वक्त वहाँ सबसे जो ज्यादा परेशान है वो वापडा की तरफ से और नेस्को की तरफ से, और ये कहा गया है कि हर 100 यूनिट के बाद जो लोड 1 के ऊपर है 200 रुपया फिक्स चार्जेस, और जो लोड 2 से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं 200 से लेकर 400 यूनिट तक उसके ऊपर 400 रुपया और 400 से ऊपर 600 रुपया फिक्स चार्जेस ऐड कर दिए गए। जिसके बाद ये सिचुएशन सामने आई है कि जो वापडा की तरफ से बिल आपको भेजे जा रहे हैं उसके अंदर आपको 700 से 800 रुपए टैक्स डाल के अजाफी चार्ज देने पड़ेंगे, और ऊपर से जो ये महंगाई है वो बहुत ज्यादा होगी। आवाम बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है और वो उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो कहाँ पर चले जाए। वापडा की तरफ से परेशानी है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, उसके अलावा सुई गैस जो है वो भी घर में नहीं मिल रही, और पेट्रोल जो है वो भी महंगा करने की तरफ जो हुकूमत लेके जा रही है। बिजली की क्या सूरत है? लाइट गुज़श्ता रात 10:30 बजे के करीब लाहौर और उसके बलाफाज में मूसलाधार बारिश हुई जो तकरीबन सुबह तक जारी रही है, जिसके बाद 4 से 5 फीडर स्ट्रिप कर गए थे। कोट लखपत का मेन फीडर और उसके अलावा जो चुंगी के पास फीडर है, चुंगी अमर संधू के पास सुल्तान रोड पे, वो भी फीडर ट्रिप करके, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लाहौर की लाइट 8 से 9 घंटे के लिए चली गई थी, जो कि आज दोपहर 2 बजे के करीब वापस आई है। लाइट जो है बहुत ज्यादा तंग कर रही है। अभी तो मौसम जो है वो काफी बेहतर, अगर यही सिचुएशन जारी रही तो गर्मी में लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सामना होगा। और सबसे बड़ी बात, लाइट की जो लोड शेडिंग है वो पहले से ज्यादा हो रही है और बिल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वहां इसकी वजह से परेशान है कि लाइट तो दिन में 24 घंटे में से 6 घंटे 7 घंटे आती है, लेकिन फिक्स चार्जेस की सूरत में और टैक्सी की सूरत में हमें बिल जो है वो 3 गुना ज्यादा दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, हमारे ब्यूरो चीफ थे पाकिस्तान से, वहाँ की जो न्यूज़ है वो आपको बता रहे थे। और महंगाई तो पता ही है, वैसे तो पूरी दुनिया में ही है, मगर क्योंकि हमारे वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुतासर होते हैं। ये जनाब ताज़ा सूरत हाल थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हालात ऐसे है कि जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लोग बेचैन हैं, यूरोप हो, एशिया हो, अरब ममालिक हो। हमारे साथ जर्मनी से सरदार साहब हैं। क्या देखते हैं सर, किस तरफ जा रहे हैं हालात? सब देखें हालात तो हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और जो बातें हमें समझ नजर आ रही हैं बाजार लगता ही है कि ये नहीं है, ये कुछ पीछे पर्दा कुछ और चल रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो अरबों के अंदर उलझा हुआ आ रहा है। ट्रम्प साहब के बयान कुछ और तरह के हैं, फिर वहां पे लश्कर कशी के लिए तैयारी हो रही है, 10,000 फौजी भेजे के जा रहे हैं। उससे पहले जो है वो 2500 दो तरह के भेजे के हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि शाम के अंदर इजराइल की फौजें जो अंदर तक दाखिल, वो दमिश्क से 2 दिन पुरानी बात है कि 20 किलोमीटर दूर थी। लेबनान के अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें मिला के उसके बाद दुनिया जान में पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, एक बेचैनी है। तो ये सारी मिला के जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर की तरफ हालात जाते जा रहे हैं, और लगता ये है कि मामला बिगड़ेंगे और बिगड़ते जाएंगे, और ये अभी जो कई बातें 2-4 हो रही है अमन की, ये उससे निकल जाएंगे सारी बातें। ये सर, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयान आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो जंग रोकने के मतलब भी सोच रहा है कि, या डबल गेम जो उसका हमेशा काम रहा है वही चल रही होगी। जिस तरह ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, ऊपर से हमला भी कर दिया, इस दफा भी वही गेम चलने वाली। देखें, जब जंग रोकने की बात हो तो कुछ संजीदा बात होती है, संजीदा तरीका इख्तियार किया जाता है और दूसरे मुखालिफ को कोई इज्जत दी जाती है उसको। देखें, ये पहले भी जब मुज़ाकरात हुए तो ये जो बातें अभी जो है वो ईरान तो मानने को तैयार था। आप फिर जिस तरह की वो 15 निकात भेजेंगे, 15 निकात भेजने के बाद फिर उन पे इस तरह की बातें की जा रही हैं। ईरान के जो 5 निकात हैं वो बड़े संजीदा भी है और कम अज कम उस पर बात आने वाली नजर आती भी है। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वाशिंगटन पोस्ट ने दिखाया कि सब कुछ सऊदी अरब की हिमायत पे हो रहा है। वो बार बार वो कह रहा है, ट्रम्प खुद कह रहा है कि सऊदी अरब वाले मुझे इतने पैसे देने के लिए तैयार है। अरब जो बैठे हुए हैं वो इजराइल का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो खत्म किया जाए और वो इस काबुल न रहे कि वो दोबारा। देखिए, दूसरी तरफ देखें कि 67 में जब सब अरब
कुरान, बड़े कुरान थे, कदा हुए कुरान थे, अरबिज्म भी था, इन्होंने हमला किया था, इसराइल के साथ जंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स भी शामिल थी, लेकिन वो एक दिन किया था, मट्टी का ढेर साबित हो गए थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज 29 दिन हो गए, 29 दिन हो गए इस जंग को, और ईरान जो है खड़ा है, और इसराइल से जो खबरें आ रही है, इसराइल के अंदर इंतहाई तबाही फैली हुई है, और ईरान ने धमकी दी है कि अगर कुछ इलाकों पे कब्जा हुआ, फौज दाखिल हुई, तो मैं बहरीन पे कब्जा कर दूंगा। तो ये सारी चीजें मिला के, और पाकिस्तान की जिस तरह खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान, एक तो आज 4 को गुजरा खारजा का वो इजलास हो रहा है, लेकिन ट्रंप कह रहा है कि 10 जहाज उन्होंने हमारे वहां निकलवा के हमें दिखाई दिए हैं, और ईरान के कुछ लोगों के बयान भी आए हैं। ठीक है, वो जो उनकी जो आयर काबीना उन बाहर से नहीं आए, कैबिनेट से नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों के बयान आए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बेचैनी है वो देख लें। जिस तरह की समरियां भिजवा के शहबाज शरीफ खुद ही कह रहा है कि मैंने वो समरी उस पर अमल ही किया पेट्रोल की। मुझे तो लगता है सब जुमा की जा रही है, वो रकम जो कीमत जुमा की जा रही है, ये एकदम जब वक्त आएगा तो बढ़ा देंगे। और लॉकडाउन भी हो गया, लॉकडाउन भी आज तक में शुरू हो गया, हफ्ता इतवार जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन होगा, मोटरवेज बंद हो जाएगी, रोड बंद हो जाएंगी, तो स्कूल पहले से बंद है। तो ये सारी चीजें मिला के लगता नहीं है कि ये एक हालात के बेहतर तरफ जाएंगे, बल्कि लगता है कि हालात ज्यादा बुखार की तरफ जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे जो है वो जिन्होंने पाकिस्तान का मायदा करवाया था अभी 2-4 माह पहले सऊदी अरब से, दफाई मायदा, और वो उसकी किसी काबीना से किसी जगह से अप्रूवल नहीं ली गई थी, आवाम का फीडबैक नहीं लिया गया था, वो किसके इशारे पे हुआ था, कैसे हुआ था, और वो उसकी बेचैनी क्या कैसे बढ़ती जा रही है, सऊदी अरब की डिमांड क्या होगी, सऊदी अरब के साथ मायदे की जो अमल दरामद क्या होगा। दूसरी तरफ आप देखते जाए कि कल जो है वो बाजोड़ में और खुर्रम में और कुछ जगहों पे लगातार झड़पें होती रही हैं, तुर्कों को दोबारा बंद कर दिया गया है। ईरान, आपको याद होगा 1 साल पहले अमेरिका ने जिस पे बड़ी बातें भी हुई हैं कि हमारे मादनियात लेके गए थे वहाँ वाशिंगटन डीसी में, आपको मालूम होगा मायदा हुआ था नारकोटिक का, उस पे कल से काम शुरू हुआ था, लेकिन अमेरिका ने उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया कि 1 साल अब काम नहीं शुरू करेंगे। और जो दुबई ने कर्जा दिया था वो कर्जा उसे वापस मांगा हुआ है, वो 6% पे वो चला गया है। और ये सारी बातें मिला के आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी या हमारे सुनने वालों को कि मामलात गंभीर होते जाएंगे। सर, अभी एक बात बड़ी अहम आपने भी तवज्जो दिलवाई, और कहा जा रहा है कि ईरान को जो मसाइल है वो प्रोग्राम बंद किया जाएगा, और मसाइल जो वो बनाता है या जो भी उसके बाद ताकत ऐसे ख़त्म किया जाएगा। तो जब ताकत नहीं रहेगी तो फिर क्या करेंगे हाल ईरान का, ये सब अमेरिका और इसराइल या अरब? देखिए, ये काम तो उन्होंने इराक से किया था ना। इराक के साथ जब ताकत नहीं रही थी, इराक हर बात मानता गया था, उसने जो अपनी साइज ओपन कर दी, उन्होंने मुआयना किया। उसके बाद जब कुछ मिला, बाद में आपको याद होगा टोनी ब्लेयर का आया था, बयान भी आया था कि उसके पास कुछ नहीं था। उसके साथ उन्होंने क्या किया था, और ईरान के साथ पहले भी उसे इतना असर लगे रखा है उन्होंने। अब अगर कुछ नहीं रहेगा उसके पास फिर क्या होगा। लेकिन अगर ईरान हारता है तो फिर अरबों के साथ क्या होगा। अरब जो है, जब कल जो बयान दिया गया ट्रंप ने, उस बयान के बाद अरबों का क्या बनेगा। अगर ट्रंप यहाँ से ईरान किसी हालत में जीत जाता है, यहाँ पे जंग खत्म हो जाती है विन विन की पोजीशन में, तब अरबों का क्या होगा। अरब के साथ हालत में जाएंगे, और ये जो इनको जख्म लगे वो कैसे मौज में लोगे। और ये इनकी बदकिस्मती देख लें कि जिससे इनको सबसे खतरा है उसी के उन्होंने घरों में मोर्चे बनवाए हुए हैं, उसी को असला भी उसी से खरीद रहे हैं, उसी गोला बारूद भी खरीद रहे हैं, और उसी की चापलूसी कर रहे हैं। कल ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो शायद मीडिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जिसने कहा कि मेरे वो चाट रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अरब कहाँ पे जाएंगे सारे के अंदर। देखिए, अरबों के साथ जो इत्तेहादी बने थे, जो इनके साथ मुश्किल दफा में गए थे, वो कहाँ खड़े होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपने को याद होगा कि अमेरिका खुद अल्फाज कह रहा है कि हमें कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी ताकत या उसके पास मिसाइल ताकत हमें कबूल नहीं है। अच्छा, कल के बयान के बाद अरबों को कोई शर्म या कोई गैरत जागी होगी ट्रंप के बयान के बाद? देखिए, ये 50 साल पहले जब ये इकट्ठे करके सारे बेशर्मी किए, जब उन्होंने ओढ़ा था, बुर्का पहना था, तो तब से तो इनको नहीं आई है। लेकिन जो पाकिस्तान में इनके खिलाफ जो बड़े मायदी बैठे हुए थे, वो शाम ज़हीर उलई हो, मुताहिर अशरफी हो, वो औरंगज़ेब फारूकी हो, लोगों की तरफ देख रहे हैं। कल जो शियों की क्लास ले रहे थे कि जी वो शिये चले जाए, ईरान चले जाए। अब लोग पूछ रहे हैं कि कल तो वहां तक तुम तो उस हद तक जा रहे थे, आप मुझे बताओ सिपा सभा वाले हूँ, एक मसलक वाले हूँ, लोगों की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या एहतियात करते हैं, क्या बात करेंगे। क्योंकि बात तो जो उसने की है वो हाथ से बढ़ के की है, और बात सच भी है, तल्ख हकीकत भी है कि यही हो रहा है। जिस तरह वो अभी जो गया था, इस तरह औरतों को खड़ा करके उसके बाल खोल के औरतों को खड़ा कर नचाया गया है।
دیکھیں دنیا میں ہر جگہ پہ احترام بھی ہوتا ہے، جو بیرون ممالک کے وفود آتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، ان کو عزت افزائی بھی کی جاتی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کیا تھا اس کے بعد تو سب کو ہر جو بندہ عرب پہ نظر رکھنے والا تھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا دی اینڈ ہو گیا ہے، اور یہ آخری حد جو ہے بےغیرتی بے شرمی بے حیائی کراس کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس رہا بھی کچھ نہیں ہے۔ استقبال کرنے والا وہیں بول چکا تھا، اس نے کہا جی مجھے کھانے کی پلیٹوں میں کھانا دیا گیا ہے اور مجھے مرغوب کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ میرے جو ہے وہ ٹرمپ ٹاور جو ہے وہاں نل بھی جو لگے وہ پانی کے اٹھانے کے لگے ہوئے ہیں، یہ مجھے کیا بتا رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں، وہ وہاں بھی بول رہا تھا لیکن یہ اس کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ تو اب ان کے ہاں تو نہیں ہے، وہ بادشاہ ہیں، وہ چونکہ وہاں بڑا بول نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کو بھی سوچنا پڑے گا، اور جو ان کے حمایتی بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے نام پہ پیسے سے کھا رہے تھے اور ان کی طرف کو بات کرے تو گلے پڑ جاتے تھے، وہاں دیکھا جائے گا وہ کیا بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ میں تینوں نام لکھ رہا ہوں، افطام زہریلا ہو، الہی ہو، طاہر اشرفی ہو، یا پھر دوسری طرف پہ وہ اورنگزیب فاروقی ہو، جنہوں نے پریس کانفرنس کی۔ آپ کو بھی یاد ہے میڈیا میں، آپ کو یاد ہے پاکستان میں تو کسی پریس کلاب کے اندر 2 بندے اکٹھے کرنا منع ہے، مشکل ہے، پرچہ ہو جاتا ہے، پریس کلب کو تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس کیسے ہوئی ہیں، کیسے لوگ اکٹھے کیا گیا، اور جو فیصلہ آباد دھوبی گھاٹ میں جلسہ ہوا تھا اس سے پہلے ایران کے خلاف، وہ کیسے ہوا تھا، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ سارا کہیں نہ کہیں معاملات اور بگڑتے جائیں گے، کہیں اور جاتے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کسی جگہ پہ کہ اپنے حربت پہ جو ہے وہ ایران کا قبضہ پکا ہی ہو جائے، اور اس کے بعد دوسری سائڈ میں دیکھ رہے کہ فوجی بھائی جو ہیں انہوں نے کہا ہوا کہ ہم دوسرا راستہ بھی بند کریں گے، تو جب دوسرے راستے بند ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، تو ایک بڑی بے چینی پڑے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات اور خراب ہوتے جائیں گے۔ سر ایک بڑا اہم سوال، آپ دیکھ رہے ہیں عرب جو ممالک ان کا اقتدار کا آنے والے دنوں میں یہ سالوں میں خاتمہ؟ دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ عراق نے حملہ کیا تھا کویت پہ، 3 گھنٹے میں قبضہ ہوا تھا اور چھوٹ بھی گیا تھا، 24-25 گھنٹے میں جلدی وہ ختم بھی ہو گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کویت واپس اپنی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے۔ کویت کو بہت ساری وہاں پہ ریفارم لانی پڑی ہیں، لیکن وہ بہت مضبوط ملک تھا، بہت طاقتور ملک تھا، عربوں میں طاقتور ملک تھا وہ، لیکن اس کے بعد وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ اب دیکھ لیں کہ اس کے اثرات ابھی تک اس پہ وہاں پہ ہیں، تو ان کو تو یہ تو زخمی ہیں، چور ہیں۔ اس کے بعد یہ ان کی جو انہوں نے ایک طرح کی ساری ترقی کی تھی، انہوں نے معاشی ترقی کی تھی، وہ ساری ان کی ہو چکی ہے۔ تیل کی جو ہے وہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، ان کے راستے جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں، ڈیفنس جو ہے ان کا کمزور ہوتا جا رہا ہے، جو یہ سیاحت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کا معاملات کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بے چینی ہو گیا عوام، اگر ہم وہاں سے 4-5 ہزار کلو میٹر دور بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں تو یقیناً وہاں کی عوام بھی سوال کرے گی اور وہاں کی عوام بھی اٹھے گی، اور ویسے بھی ان کو 100 سال ہو گیا ہے، اور اس تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ یہی دن تھے، یہی کچھ ہوتا تھا۔ آج سے جب ان کا معاہدہ ہوا تھا شریف مکہ والوں کا اس کے تاج متنے کے ساتھ، تو 1923 کی بات ہے نا، تو یہی دن تھے، یہی کچھ ہو رہا تھا، تو سال پورا ہو چکا، 100 سال ان کے پورے ہو چکے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ جو بے چینی ہے اور ان کی حد سے زیادہ بےغیرتی جو تھی ان کی، خدا نے ان کو کیا نہیں دیا تھا، خدا نے ان کو معدنیات دی، ہر چیز دی، عقل نہیں نہ دی کس وقت جی سر، عقل نہیں دی، عقل بس وہ عقل ان کو دی ہے، لیکن وہ کسی اور کام کے لیے دی ہے ان کو، اور وہ اسی کو سمجھتے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ اس کا اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں تو یہ سارے امریکہ کے اشارے پہ اکٹھے ہو کے افغان جہاد سے وہاں سے شروع کرے، بغال کو الگ کرنا، افغان جہاد کو شروع کرنا، دوسرے اسلامی سربراہ کانفرنس، اب اس کے بعد پیٹرو ڈالر والا جو کہانی وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھائی یار کوئی ایسا مجھے بتا دے، کوئی بتا ہمارے سننے والوں میں اس کو بتا دے کہ ایران تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، یمن تباہ ہوا، سوڈان تباہ ہوا، اتنے درجوں افغانستان تباہ ہوا، اتنے درجنوں ملک جو مسلم ملک تباہ ہوئے، تو مجھے بتایا کہ سعودی عرب کہاں تھا، اور مسلمان ملک جو ہے وہ جو 76 میں کھڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ، وہ کہاں پہ تھے، اور ان کا سال کا کردار کیا تھا، کیا یہ ساری جو صف بندی کی گئی تھی 1976 میں کی گئی تھی، یہ ساری عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کی گئی تھی؟ اگر یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے، اس کا جواب بالکل ہمیں ہے کہ جی ایسے ہی ہوا، اور اس کے بعد اس صف بندی کے بعد جو ہے عالم اسلام کی تباہی پھیلی ہے، اور اس کے بعد ملک کو تباہ ہوتے گئے، لیکن بدقسمتی سے سارے اسی کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب نے مل کے تباہ کیا ہے، الزامات تو لوگوں پہ لگاتے رہے، لیکن تباہی کی میں انہیں کا ہاتھ رہا ہے۔ کوئی ایسا ملک جس پہ انہوں نے اس پہ اتفاق نہ کیا اور شامل نہ ہوئے ہوں، انہوں نے فوج نہ دی ہو، پیسے نہ دی ہو، زمین نہ دی ہو، حمایت نہ دی ہوگی، ان کا ایک ادارہ اپنا OIC، کسی کو معلوم ہے کہ وہ 30 دن سے کہاں پہ ہے، کسی جگہ پہ اس کو کوئی بیان آیا، کسی جگہ پہ بہت بڑے عالم اسلامی ان کا ایک ادارہ تھا، اس کا کسی جگہ پہ کوئی بیان آیا، کسی جگہ پہ وہ موجود ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف وہ ادارے استعمال ہوتے رہے، یا وہاں پہ ان کی آوازیں آتی رہی ہیں،
جب کوئی جارے آیا باہر سے تو یہ وہاں پہ یہ سیدھا ریز ہوا اس کے قدموں میں گرے گی. جی بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سونے کے واش روم نہ بناتے، اس کی جگہ آج دنیا نے جس طرح ترقی کی ہے اس طرح توجہ دیتے، سائنس میں ترقی کرتے، تماشبینی میں انہوں نے بہت ترقی کی. اب ان کی تماشبینی آہستہ آہستہ جو ہے ظاہر ہے زوال بھی آئے گا. ابھی سر نے کہا 100 سال پورے ہو چکے ہیں، تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب اسرائیل قبضہ کرتا ہے ان پہ، ایران کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے. دیکھیں کل ٹرمپ کے بیان کے بعد سب عربوں کو میرا خیال ہے کہ میسیج دے دیا گیا کہ آپ کی اوقات ٹرمپ کے سامنے کسی، اگر آپ کتے کا لفظ بھی لے لیں تو میرا خیال برا نہیں ہے. وہ حالات ہیں ان کے ٹرمپ کی نظر میں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہنا.